अब हम बात करेंगे वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। हाँ, देखो जो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है वो क्या देखेंगे हम, इनकी परमाणु त्रिज्या। क्या देखेंगे हम, आपकी परमाणु त्रिज्या। देखो परमाणु त्रिज्या का अर्थ क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का अर्थ होता है आपके नाभिक से जो बाह्यतम कोष तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं वर्ग 18 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में, हाँ तो देखो वर्ग 18 के तत्व कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, आपका होता है जेनॉन और एक होता है आपका रेडॉन। ये सभी तत्व होते हैं। अब यहाँ पर इन सभी की हमें परमाणु त्रिज्या देखनी है। हाँ, इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2। इसका क्या होता है? 2s2 2p6। इसका क्या होता है? 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 इसका, और इसका क्या होता है? 6s2 6p6 होता है। अब यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोषों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और यदि कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? आकार आपका बढ़ेगा, है ना। एक कोष है मतलब केवल यह पहला कोष, 2 कोष है मतलब पहला कोष दूसरा कोष, 3 कोष है मतलब यह नाभिक, पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी नाभिक से कहाँ तक की दूरी? बाह्यतम कोष से दूरी बढ़ती जाएगी। और यदि बाह्यतम कोष से दूरी बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जाएगी? आपकी बढ़ती जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। तो यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? आपके रेडॉन का हो जाएगा। हाँ, मतलब हीलियम का सबसे कम, उसके बाद नियॉन का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? ऑर्गन, उससे ज़्यादा क्रिप्टॉन, उससे ज़्यादा जेनॉन और उससे ज़्यादा रेडॉन। ये आपका क्रम हो जाएगा। हाँ, अब देखना, ये तो बात हुई इन्हीं के बीच जब कंपटीशन हो रहा था परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में। लेकिन यदि हम उत्कृष्ट गैसों को, जितने भी आपकी वर्ग 18 के तत्व है, उन्हें यदि हम पूरे आवर्त सारणी से कंपैरिजन करें उनका, हाँ, ये तो परमाणु त्रिज्या की जो तुलना हो गई वो किसके आधार पे हुई? वर्ग 18 के तत्वों के बीच में ही। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं पूरे आवर्त सारणी के तत्वों की बात करूं तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किनकी होती है? वर्ग 18 के तत्वों की होती है ना। पूरी आवर्त सारणी उठा के देख लो, सबसे अधिक जो होती है आपकी परमाणु त्रिज्या वो किनकी होती है? आपके वर्ग 18 के तत्वों की होती है। तो एग्जाम में आता है वर्ग 18 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या खालिस्तान होती है, तो लिखना है आपको सबसे अधिक होती है परमाणु त्रिज्या। हाँ, अब देखो, अब हमें इसका कारण जानना है कि ऐसा क्यों। देखो हम सभी जानते हैं यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते, कहाँ जाते? बाएं से दाएं जाते, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? कम होता है। तो बताओ बायां कहाँ से चालू होता है? वर्ग 1 से, और दायां कहाँ होता है? वर्ग 18 पे। तो जब हम वर्ग 1 से वर्ग 18 तक जाएंगे मतलब कहाँ से कहाँ जाएंगे? बाएं से हम दाएं तक जाएंगे। और यदि हम बाएं से दाएं तक जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब सबसे कम परमाणु त्रिज्या किनकी होनी चाहिए? वर्ग 18 के तत्वों की। लेकिन इसका उल्टा होता है। क्या देखने मिलता है कि सबसे अधिक होना किनका चाहिए? ये वाला सबसे अधिक इस वर्ग का होना चाहिए, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। मतलब जो पहला वाला वर्ग होगा उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, वहां पे जो तत्व होंगे इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन होता क्या है? इनकी कम होती है, और जिनकी कम होनी चाहिए वर्ग 18, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो सबसे लास्ट में तो ये मिलेगा। मतलब जो वर्ग 18 होगा, वर्ग 18 यहाँ 17 16 15 इस प्रकार से चलता है आपका। वर्ग 1 से चालू होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते 18 आवर्त सारणी में। तो सबसे कम किनकी होनी चाहिए? वर्ग 18 के तत्वों की होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक किनकी होती है? वर्ग 18 के तत्वों की होती है। अब हमें कारण जानना है कि ऐसा क्यों। हाँ, देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमाणु त्रिज्या के भी आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हाँ, पहला होता है आपका वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। दूसरी होती है आपकी धात्विक त्रिज्या, और तीसरी होती है आपकी सहसंयोजी त्रिज्या। देखो जो कि परमाणु त्रिज्या है ना, वो 3 प्रकार की होती है। पहला होती है धात्विक, दूसरा होती है सहसंयोजी, या आगे पीछे बोल सकते हो, तीसरा होती है वॉन डेर वाल्स। हाँ, आपकी 3 प्रकार की परमाणु त्रिज्या होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ये जो आपका नाभिक है उस नाभिक की बाह्यतम कोष से जो भी दूरी होती है,
इस नाभिक की बाह्यतम कोश से जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम आपकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जो परमाणु त्रिज्या होती है 3 प्रकार की, वॉन्डरवॉल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। अब इन तीनों में क्या अंतर है? हाँ, तो देखो अंतर यही है कि जब एक धातु की हम क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या देखेंगे, जब हम एक धातु की त्रिज्या देखेंगे या धातु की परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम आपकी धात्विक त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? धात्विक त्रिज्या कहेंगे। जब हम एक अधातु की क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। और जब हम आपके उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, वॉन्डरवॉल त्रिज्या कहेंगे। हाँ, और ऐसा पाया गया है कि जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वो कौन सी होती है, आपकी वॉन्डरवॉल त्रिज्या होती है। तो यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या पाई जाती है होती है वॉन्डरवॉल त्रिज्या। वॉन्डरवॉल त्रिज्या धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। हाँ, तो यदि मैं बात करूं केवल वर्ग 18 के तत्वों के बीच में तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या रेडॉन, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अब यदि मैं बात करूं पूरी आवर्त सारणी में तो उत्कृष्ट गैसों की, अब उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक क्यों, क्योंकि इनमें पाई जाती है वॉन्डरवॉल त्रिज्या। हाँ, इसलिए सबसे अधिक वॉन्डरवॉल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। हाँ, जबकि जो धात्विक त्रिज्या होती है कम होती है, सहसंयोजी त्रिज्या और कम। धात्विक त्रिज्या धातुओं की परमाणु त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या अधातुओं की परमाणु त्रिज्या, और आपके उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या क्या कहलाती है, वॉन्डरवॉल त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात है समझ में। अब ये क्या हो गया, हमारा पहला परमाणु त्रिज्या हो गया। हाँ, दूसरा देखेंगे हम इनका आयनन विभव, या जिसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं या जिसे आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। हाँ, तो देखो जो आपके वर्ग 18 के तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होते हैं आपके वर्ग 18 के तत्व। इन सभी का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्य, वो क्या होता है आपका NH2Np6। क्या होता है, NH2Np6 होता है। हाँ, क्या है, किसी से अभिक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। अभिक्रिया क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूरा है, मतलब ये क्या है, अपने आप में स्थायी है, अपने आप में पूरी तरह से क्या है, स्थायी है। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, अब बताओ इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा है। अब यदि कोई बंदा स्थायी है, उसे यदि आप अस्थायी बनाना जाओगे तो क्या अस्थायी बनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। जैसे अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो 8 से कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब यदि 8 से 7 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम स्थायी हो जाएगा, है ना। और ये क्या ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा, मतलब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालने देगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालने देगा। लेकिन यदि आप ज्यादा ही एनर्जी देते तो ये देता है, इलेक्ट्रॉन निकल ही जाते। लेकिन यदि हम बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं, हाँ, तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो भी कैसी होती है, उच्च होती है। यदि आप बात करें पूरी आवर्त सारणी में तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किनकी होती है, इनकी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा होने के कारण ये लोग स्थायी होते हैं। यदि हम इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, जो ये लोग नहीं चाहेंगे। ये क्या, कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को निकालते फिर भी तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और यदि बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वर्ग 18 के तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे उच्च होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं इन सभी में किसकी सबसे उच्च होती है, हाँ, तो देखो इसका सीधा सा आंसर है ये आपका। हीलियम की बात करूं तो कितने कोष है, केवल एक ही कोष है। तो देखो नाभिक का, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते पहले कोष में। तो इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होगा सबसे मजबूत होगा। अब यदि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने जाता हूं तो मुझे कितनी अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, एक तो ये पहले से ही स्थायी है, दूसरा नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव भी बहुत मजबूत है। मतलब यदि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, यदि बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान भी उच्च हो जाएगा। लेकिन यदि मैं नियोन की बात करूं तो कोषों की संख्या बढ़ गई है ना, कोषों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हाँ, इस प्रकार से आपके 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अब ये नाभिक का यहां की तुलना में प्रभाव कम है, इस नाभिक का इन 2 इलेक्ट्रॉन प्रभाव बहुत मजबूत है। लेकिन यहां पर जो आपका नाभिक है इनका इन सभी इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव इसकी तुलना में कमजोर है।
है ना। यदि हम बात करें ऑर्गन की तो और कमजोर हो जाएगा क्योंकि आकार बढ़ते जा रहा है। क्रिप्टॉन की बात करें तो और कमजोर हो जाएगा क्योंकि आकार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होते जाएगा, और यदि प्रभाव कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा। प्रभाव कम होगा मतलब आकर्षण कमजोर होगा, तो बस आपको बहुत कम ऊर्जा देनी है और आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। यदि हम बात करें केवल वर्ग 18 के तत्वों में ही तो, लेकिन पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किनकी होती है, इनकी होती है, क्योंकि अपने आप में स्थायी होते हैं, कोई भी अस्थायी नहीं बनाना चाहेगा, और यदि आप अस्थायी बनाना चाहते इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते तो बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैं बात करूं केवल वर्ग 18 के तत्वों में तो ऊपर से जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन प्रभाव कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इन सभी तत्वों में आसान होते जाता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो, और यदि आसान होता जाएगा तो हमें कम ऊर्जा से हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होते जाता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो यदि यहाँ मैं क्रम की बात करूं तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, हीलियम की, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर नियॉन की, फिर ऑर्गन की, फिर क्रिप्टॉन की, फिर जेनॉन की, और फिर किसकी हो जाएगी, रेडॉन की हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आयनन ऊर्जा का क्रम। परमाणु त्रिज्या भी इनकी सबसे उच्च होती है पूरी आवर्त सारणी में, और आयनन ऊर्जा भी सबसे उच्च होती है पूरी आवर्त सारणी में इनकी। हाँ, अब देखो तीसरा हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या देखना है, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। हाँ, अब देखो मैं बात करूं सभी तत्वों की, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व है। अब इन सभी तत्वों का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आपका NH2 NP6 है। अब बताओ किसी के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, 8 हो सकते, इनके पास है, तो क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। बात है समझ में, क्योंकि कोई किसी के भी बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। क्या ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेंगे, नहीं, किसी भी हालत में लोग ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तो है, क्यों करेंगे ग्रहण, इसलिए इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष का अष्टक पूर्ण होने के कारण ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते, जिसका इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। लेकिन यदि हम बाहर से क्या करते, एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन वो भी एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, अत्यधिक देनी पड़ेगी, अत्यधिक देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ग्रहण तो करना चाहते नहीं, ग्रहण करना नहीं चाहते, लेकिन तुम यदि ग्रहण करवाते ही हो, यदि तुम ग्रहण करवाते हो तो बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो यहां से मैं आपको एक अच्छी बात समझाता हूं। देखो जैसे आपका क्या है, आपका ये नाभिक और एक है आपका परमाणु है। अब यदि आप किसी भी आपके परमाणु के, मान लेते बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या चाहिएगा, अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बाहर से बुला लेगा कि आ जाओ, मेरे पास शक्ति भी, मैं तुम्हें रख भी सकता हूँ। तो जैसे ही ये बंदा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस परमाणु में से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, इस परमाणु में से ऊर्जा निकलती है, हमेशा याद रखना। जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। अब जिस प्रक्रम में ऊर्जा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। यहां से ऊर्जा बाहर निकल रही, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब यहां पर जो ऊर्जा का मान होगा वो कैसे होगा, आपका निगेटिव में होगा। किस में होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा बाहर निकलने के कारण जो ऊर्जा को है हम किस में लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह में लेते हैं। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं इन सभी तत्वों की, तो क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो ग्रहण नहीं करना चाहते। हाँ, और यदि अपने आप ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या इनसे कोई ऊर्जा बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से इन्हें एनर्जी देते हैं। बाहर से यदि इन्हें एनर्जी देते हैं तो ये लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और यदि हम बाहर से एनर्जी देंगे तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के समतुल्य आप मान सकते हो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है
और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा होती है उसे ऋणात्मक में लेते हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा दी जाती है उसे प्लस में दी जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा बाहर से। अब यदि ऊर्जा देंगे तो एक प्रकार से ये आपका कैसा प्रक्रम बन जाएगा, ऊष्माशोषी, जो कि आपकी ऊर्जा मांग रहा है इलेक्ट्रॉनों के लिए। इलेक्ट्रॉन ये सभी तत्व कह रहे हैं कि यदि तुम्हें मुझ में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो मुझे बाहर से ऊष्मा दो, बाहर से ऊर्जा दो। हाँ, और यदि बाहर से ऊष्मा इसे मिलेगी, मतलब एक प्रकार से क्या कर रहा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, और यदि मैं सामान्य की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जब आपका परमाणु खुद ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों को, तो ऊर्जा आपकी निकालता है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो भी निगेटिव में आती है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किस में लिया जाता है, निगेटिव में लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में परमाणु इलेक्ट्रॉन को खुद ग्रहण करता है, अपने पूरा करने के लिए, अपने कोष को पूरा करने के लिए खुद ग्रहण करता है, तो उसे ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ती है। ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये सभी तत्व नहीं करना चाहते ग्रहण, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब ऊर्जा कैसे होगी, प्लस में होगी, और ऊर्जा प्लस में होगी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का भी मान क्या होगा, प्लस में होगा। तो हमेशा याद रखना, पूरे आवर्त सारणी में किसी की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस नहीं होती है, सभी की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, माइनस, क्योंकि सभी तत्व खुद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। खुद ग्रहण करेंगे तो खुद ऊर्जा निकालेंगे, माइनस करेंगे, ऊर्जा माइनस होगी, ऊर्जा माइनस होगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी माइनस होगी। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, लब्धि मतलब होता है ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना में जो ऊर्जा निकलती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना में जो ऊर्जा निकलती है। अब ऊर्जा अपने आप निकलेगी मतलब माइनस का निशान होगा, ये पक्का है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाए। अब बाहर से ऊर्जा देंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माशोषी, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो आपकी ऊष्मा के लिए साइन लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस लिखते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि उत्कृष्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी खालिस्तान होती है, तो आप शून्य भी लिख सकते हो, हाँ, या धनात्मक भी लिख सकते हो, धनात्मक, लेकिन सही आंसर आपका होगा धनात्मक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपको क्या लिखना है, शून्य लिखना है। हाँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बात वही है। आप आंसर शून्य लिखो या क्या लिखो, धनात्मक लिखो, बात वही है, लेकिन सही आंसर क्या माना जाएगा, धनात्मक। हाँ, तो उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। बाकी जितने भी आप आवर्त सारणी उठा के देख लो, सबकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपको माइनस में मिलेगी। बस ये ऐसे तत्व है जिनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, प्लस होती है। और यदि आप ऐसा बेसिक रूप से समझना चाहो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, नहीं ग्रहण करना चाहेंगे तो कितनी हो जाएगी, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि बाहर से हम ऊर्जा देते तो ग्रहण कर लेते, इसलिए क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक भी होती है। तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी शून्य होती है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। उसने शून्य के बारे में नहीं लिखा है, उसने बस इतना कहा है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है बारे में। फोर्थ पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। मतलब हमने कितने तत्व पढ़े अभी तक, वर्ग 18 में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी तत्वों के हमें गलनांक क्वथनांक के बारे में अध्ययन करना है। इनका गलनांक कम होता है या उच्च होता है, इनका क्वथनांक कम होता है या उच्च होता है, इसके बारे में देखो। गलनांक का मतलब क्या होता है, गलाने के लिए जितना भी तापमान देना पड़ता है, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, गर्म करने के लिए जितना भी तापमान देना पड़ता है, मतलब उबालने के लिए जो भी तापमान देना पड़ता है। हाँ, अब देखो, हीलियम हो गए, नियॉन हो गए, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी कैसी गैसें है, एक परमाणविक गैसें है। कैसी गैसें है, एक परमाणविक गैसें है। एक परमाणु गैस है, जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके ऑक्सीजन की, O2 की बात करूं तो O2 में क्या होता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, बंध बनाता है ना। मतलब कि इसकी परमाणुकता क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि किसके रूप में पाया जाता है, O2, परमाणुकता 2 होती है। हाँ, इसके कारण इनके बीच में क्या पाया जाता है, कुछ बंध पाए जाते हैं। लेकिन इनकी परमाणुकता क्या होती है,
एक होती है। अब एक परमाणुविक होंगे ये लोग तो अकेले ही रहेंगे। अब अकेले ही रहेंगे तो इन्हें यदि हमें गलाना है या पिघालना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये अपने ही जैसे किसी और के साथ बंध नहीं बनाएंगे। हाँ, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा Ne2 He2, ये हमेशा अकेले ही रहते हैं। नियॉन अष्टक पूरा है तो क्यों करेंगे कि अपने जैसे किसी के साथ अभिक्रिया। दूसरा हीलियम क्यों करेंगे अपने जैसे किसी के साथ अभिक्रिया। ये कभी आपको इस रूप में नहीं मिलने वाले। हाँ, इसलिए जो वर्ग 18 के जितने भी तत्व है वे सभी एक परमाणु होने के कारण इनके बीच में कोई भी अतिरिक्त अंतर आणविक बल नहीं पाया जाता, क्योंकि ये लोग अणु का ही निर्माण नहीं करते। ये तो परमाणु के रूप में सेट है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, यदि मैं बात करूं O2, ये क्या है आपका अणु है। हाँ, तो जब ये अणु बन गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ये तो अणु का निर्माण ही नहीं करते, परमाणु के रूप में रहते हैं, एक परमाणुविक होते हैं जिसके कारण इनके बीच में कोई बंध होता ही नहीं है। हाँ, कोई बंध नहीं होता तो इन्हें पिघालना या इन्हें उबालना बहुत क्या होता है, आसान होता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत निम्न होते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया है कारण दीजिए कि वर्ग 18 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते क्यों। तो आपको लिखना है वर्ग 18 के तत्वों कैसे रहते हैं, एक परमाणुविक होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में कोई भी अंतराणविक बल नहीं पाया जाता है और इनके गलनांक के क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत निम्न होते हैं। इन्हें गलाने या उबालने के लिए बहुत कम तापमान देना पड़ता है। देखो नेक्स्ट है आपका घनत्व। देखो घनत्व बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से एक बात स्पष्ट है कि यदि आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। यदि मैं सभी की बात करूं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका घनत्व बढ़ता है कम होता है। ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है या कम होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इनके द्रव्यमान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण आकार भी क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। आकार बढ़ने के कारण आपका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। हाँ, और यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका घनत्व भी बढ़ेगा। तो यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, आपके रेडॉन का होगा, फिर जेनॉन का होगा, फिर क्रिप्टॉन का, फिर ऑर्गन का, फिर आपके नियॉन का और सबसे लास्ट में हीलियम का। कारण क्या है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। ऊपर से जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि का परमाणु आकार बढ़ेगा, जिसके कारण द्रव्यमान भी बढ़ेगा। सबसे अधिक परमाणु आकार इसका होता है तो द्रव्यमान भी सबसे अधिक इसका होगा। द्रव्यमान सबसे अधिक इसका होगा तो घनत्व भी सबसे अधिक इसका होगा। इसका आकार सबसे छोटा होता है जिसके कारण द्रव्यमान भी कम होगा। द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी सबसे कम होगा। हाँ, और ये आयतन को यहाँ पर उतना आपको ध्यान नहीं देना है। पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आयतन का मेन रोल होता है, द्रव्यमान पे वहां ध्यान नहीं देना रहता।